चाहे वो उल्लू का पट्टा सुधीर चौधरी हो, चाहे वो बेवकूफ दीपक चौरसिया जैसे घटिया लोग हों। तुम आरएसएस वाले तो मुसलमानों को अपने घर में भी दबा रहे हो, लेकिन वो गधे के बच्चे कौन है जो जाके दब रहे हैं? काले कुत्ते को वोट करना, नरेंद्र मोदी को मत करना। अब के कोई संगी आए लड़ाने के लिए, उल्टा टांग देना पंखे से, गोल गोल घुमाना ससुरे को। देश खत्म करने की कोशिश करने वालों को खत्म करने की जरूरत है। मंगल पांडे की औलादो जगो, कब तक घर में दुबक के बैठे रहोगे? बीवी के पल्लू में या मां के साय में? बाहर निकलो और खत्म कर दो इन नालायकों को राजनीति से। किसी 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 के भी बहकावे में नहीं आना है। तुम 25,000 करोड़ कर दूं, 70,000 करोड़ कर दूं, 90,000 करोड़ कर दूं, और बिहार ने उठा के उनको बाहर फेंक दिया नरेंद्र मोदी को। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो जो नड्डा तो जो इस वक्त वो बिहार में भी ना चलेगा मोदी, तो भैया संबित पात्रा वाला हाल हो जाएगा जो हमने कही रखा है कि हम पंखे से उल्टा टांग के लटका करके गोल गोल। न राजस्थान में चला, न मध्य प्रदेश में चला, न हरियाणा में चला, कहीं ना चला, न छत्तीसगढ़ में चला, कहीं ना चला, तो बिहार में भी ना चलने वाला है इस वक्त। तो जो इस वक्त वो बिहार में भी ना चलेगा मोदी, तो भैया संबित पात्रा वाला हाल हो जाएगा जो हमने कही रखा है कि हम पंखे से उल्टा टांग के लटका करके गोल गोल घुमाएंगे, वो हो जाएगा पब्लिक द्वारा। तो इस चीज से बचने के लिए अब इनके पास एक ही हथियार, वही पुराना गोलवालकर के समय से, सावरकर के समय से चलता चला आ रहा वही पुराना रिकॉर्ड, गोल गोल घुमाओ, जिसका नाम है हिंदू मुसलमान। क्यों? क्योंकि चीन फेल, पाकिस्तान फेल, फौज फेल, किसान फेल, इकोनॉमी फेल, मोदी फेल, राम फेल, सब फेल, सब ही फेल हो गए भैया, बड़ी बेइज्जती भई, सब फेल। इसलिए अब वापस उसी लौट के बुद्धू मोदी शाहीन बाग आओ मुसलमानों के साथ राजनीति करें। तो अभी हाल में आपने सुना होगा कि एक शाहिद अली करके एक आदमी है, उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। कौन शाहिद अली? कोई जानता तक नहीं है यार, कोई राजनीति में राजनीति का उसको र नहीं आता। नाम जरूर मुसलमान नाम है, शाहिद अली। वो एक राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का एक जमाने में जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। मैं कई सारी बातें अब आपको जो बताऊंगा वो मेरे मित्र साकेत गोखले, जो कि जर्नलिस्ट हैं, थाने में रहते हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, उनके द्वारा खोजा हुआ इंफॉर्मेशन है। और इसके उपरांत मेरी अपनी जो चीज़ें मैंने पता करी और कुछ और लोगों को मैंने जो पढ़ा वगैरह, तो सब मिक्स करके मैं आपको थोड़ा सा अब आपको ये ज्ञान अपनी तरफ से पेश करता हूँ कि ये जो शाहिद अली है, ये कौन है? ये जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था एक जमाने में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का। अब होता यह है कि नाम सुनकर के हमको लगता ओहो उलेमा काउंसिल, तो ये याद रखिएगा, ये एक प्यादे को, छोटे से प्यादे को जो बीजेपी ने उठाया है शाहिद अली, वो इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड क्या है, ये राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी था। तो इलेक्शन के वक्त जब गांव देहात में मुसलमानों के पास जाते हैं भाजपा वाले और इसको मोहरा बना करके या इसके जैसे लोगों की बात करेंगे, तो वो ये कहेंगे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी। आप समझे? पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल है क्या? हर मुसलमान जानता है उलेमा क्या होता है ना? मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल तो एक राजनीतिक पार्टी का नाम है, वो कोई संस्था ऐसी नहीं है उलेमाओं की। वो उलेमाओं की कोई संस्था नहीं है इस तरीके की जिस तरीके से मुसलमान उलेमा को कंसिडर करता है। ये RUC, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, एक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन नाम से क्या लगेगा? ओहो उलेमाओं की काउंसिल, समझ रहे हैं? तो इस वजह से इस प्यादे को उठाया गया और
चर्चा ये चल गई और शर्म आती है कि नेशनल मीडिया में ये चर्चा चल गई, ये खबर छप गई, ये लिखना दिखाना शुरू कर दिया कुछ ने कि भाई शाहीन बाग के प्रोटेस्टर, यानी जो विरोध कर रहे थे शाहीन बाग के अंदर सीएए एनआरसी का, उनमें से कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कतई नहीं हुआ। मध्य प्रदेश और बिहार के लिए खास, क्योंकि पहुंचाइएगा शेयर करके उनके गांव गांव देहात देहात तक में। ये इसलिए मैं खास बता रहा हूं क्योंकि जो ये मीडिया तो बताएगा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जो आपके साथ खेल खेलेगी आपकी ये 22 सीटों में मध्य प्रदेश में और बिहार में, मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूं इस समय। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां पे उलेमा को आप लेके बैठ जाओ। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, खेल खेल रही है। दूसरी बात कि ये शाहिद अली जो है ये कभी भी सीएए के प्रोटेस्ट में शाहीन बाग का कभी नेता नहीं था, कभी नेता नहीं था। और ये अगर भारतीय जनता पार्टी में गया है और उसकी न्यूज आप लोगों को ऐसी दिखाई जा रही है कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के नेता, मुस्लिम नेता ज्वाइन किया, कतई नहीं। शाहीन बाग एक एरिया का नाम है, जगह का नाम है, जो एक विस्तार है, उस जगह का नाम है शाहीन बाग, जो कि ओखला गांव से सटा हुआ जामिया नगर में। उस शाहीन बाग में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और हर पार्टी को या बिना पार्टी के सपोर्ट वाले भी रहते हैं। और ये जो कहा जाता है कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के नेता, गलत। शाहीन बाग के कुछ मुसलमान बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, शाहीन बाग एरिया के, विस्तार के, शाहीन बाग लोकेलिटी में, बड़ी लोकेलिटी है, बहुत बड़ी, उसमें से कुछ मुसलमान ये शाहिद अली लेकर के गया है बीजेपी में ज्वाइन करा। कौन सी बड़ी बात है? इसी शाहीन बाग के एरिया में, जामिया नगर में एमआरएम के नेता रहते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस का है, उसके नेतागण रहते हैं, उसके मेंबर रहते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है कि कुछ मुसलमान बीजेपी आरएसएस के मेंबर हैं? कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आपको न्यूज क्या दिखाई गई कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में से नेता निकल के बीजेपी में गए, कतई सब गलत। और वो हमारी एक मित्र हैं जो बीजेपी में है, निगट अब्बास, कई बार हमसे चर्चाएं हुई हैं पैनल्स पे। अगर आप उनका वक्तव्य भी सुनेंगे ना तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि शाहीन बाग के कोई नेता है, लेकिन मीडिया को ये बड़ा मसाला मिल जाता है कि कैसे हम मुसलमानों को गांव गांव देहात देहात गलत चीज बताएं। इसलिए आप दर्शकों का फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर इसलिए करें, या ना करें तो अपने आप जाके इन गांव में, देहातों में, छोटे शहरों में, मध्य प्रदेश और बिहार खास में आप बताएं, क्योंकि इनकी राजनीति उसको कंसिडर करके है। इसलिए आप या तो खुद जाके बताएं, नहीं तो शेयर कर दीजिए, ताकि लोग इसलिए देख पाएं कि ये कितना गलत मीडिया और बीजेपी के कुछ लोग चला रहे हैं। तो लौट के बुद्धू मोदी जी शाहीन बाग इसलिए आए कि कुछ हम थोड़े से मुसलमानों को, जो कि आरयूसी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से शायद कनेक्टेड रहे थोड़े बहुत, और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पॉलिटिकल पार्टी का एक शॉर्ट बैकग्राउंड में आपको दे दूं। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसने 2009 में लोकसभा के चुनाव लड़े थे। जो डेटा मेरे पास है उतना ही दूंगा, बाकी भी होगा। 2009 में 5 सीटों पे लोकसभा इलेक्शन लड़े थे और इन 5 सीटों पे टोटल 2.5 लाख वोट मिले थे टोटल 2.5 लाख, मतलब एवरेज 50,000 वोट मिले होंगे, एवरेज, कहीं ज्यादा कहीं कम, मीन एवरेज 50,000 वोट इनको शायद एक सीट के मिले होंगे। ऐसी 5 सीटें इन्होंने लड़ी थी। स्वाभाविक है कोई भी सीट जीते नहीं थे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें 400 से ज्यादा सीटें आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ी थी इन्होंने। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने 100 सीटें लड़ी थी विधानसभा की, उत्तर प्रदेश की।
और 100 सीटों का टोटल 6 लाख वोट आए थे। 100 सीटों का टोटल, 100 सीटों पे टोटल 100 सीटों का करेंगे मतगणना इनकी, तो इनको 6 लाख वोट मिले थे। अब आप हिसाब कर लो कितने 100 या कितने हजार आपको पर सीट मिले होंगे। यानी ये वोट कटुआ पार्टी जैसा दिखता है हमको, ये हमारा अनुमान है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हमें लगता है वोट कटुआ पार्टी है कि जहां माइनर स्विंग वाली फैक्टरिंग होती है उसमें जाकर के वोट काट लेते हैं। और तो और कुछ साल पहले इनके जो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पॉलिटिकल पार्टी के जो चीफ हैं, हेड हैं, एक एडवोकेट हैं, कोई ताहिर मदनी मेरे ख्याल से, या दूसरा कोई नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर इन दो नामों के बीच में ही कहीं है, कोई एडवोकेट साहब है या मदनी साहब है, कोई है भाई। इन्होंने ये कहा था ओपनली, और ये साकेत गोखले का धन्यवाद कि इन्होंने ये कहीं से पेपर क्लिप निकाला प्रॉपर नेशनल मीडिया का, कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का ये कहना है कि बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है, इट इज नॉट अवर एनिमी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने चंद साल पहले डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की या इनकी दुश्मन नहीं है। और अब जब 2019 के महीने में, 2019 के साल में जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग दिल्ली में, तब इन्होंने ऑफिशियली उसमें, ऑफिशियली इन द सेंस पार्टी के तौर पे पार्टिसिपेट किया, और इनके मेरे ख्याल से अध्यक्ष अरेस्ट हुए थे। इसमें वो शाहिद अली नहीं था, वो पहले ही छोड़ चुका था। शायद ये दिखाना चाहते थे कि जो पहले बीजेपी इनकी दुश्मन नहीं थी, जो इन्होंने कुछ साल पहले कहा था, उसके बाद शायद कोशिश की होगी कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का जो निकला हुआ है उसके साथ मिल करके ये कुछ साठगांठ करके अपने फायदे कर ले, ये मेरा ओपिनियन है। और ना हो पाया हो, इसलिए फिर अब ये खड़े हो गए हैं ये कहने के लिए कि नहीं साहब हम तो भाजपा के खिलाफ हैं, देखिए हम सीएए के प्रोटेस्ट में हैं, है ना। ये राजनीति छोटी छोटी होती है। खैर, राष्ट्रीय उलेमा मंच जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, उलेमाओं से कोई लेना देना इसका एज सच जो धार्मिक होता है उस हिसाब से नहीं है। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए बीजेपी के खिलाफ हो जाती है, बीजेपी के साथ हो जाती है, और मुसलमानों के चंद वोट शायद इधर उधर घुमा देती है। इससे ज्यादा इसका काम नहीं है। और शाहिद अली जैसे लोग जो हैं ये कहीं भी शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं थे और ना उसके नेता थे, और ये भारतीय जनता पार्टी में गए, कोई बड़ी बात नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों को मैं जानता हूं, मेरे साथ डिबेट पे बैठ चुके हैं, उसी एरिया में रहते हैं, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का है। और भाई साहब देखिए, मुसलमानों को प्रताड़ित बहुत तरीकों से किया गया है ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बोलते पे मेरी हंसी छूटेगी, शायद सुनते पे आपकी हंसी छूट जाए। आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उसका एक मुस्लिम विंग है, उसमें कई मुस्लिम्स हैं। उस मुस्लिम विंग का नाम है MRM, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। ये आरएसएस का है, इसमें कई मुसलमान हैं जी। अनवर साहब सही कहा आपने नाम सही दिया, रशीद मदनी, आमिर रशीद मदनी। खैर, तो वो प्रेसिडेंट बाटला हाउस के मामले के अंदर SC में रिट किया हुआ था। मैं बिल्कुल समझता हूं, ये आप जो अनवर साहब बता रहे हैं, ये नाम जो बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम है। खैर, तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है, जो आरएसएस की पांख है, आरएसएस का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस गोलवालकर का जो मुसलमानों को कहता है यहां से निकल जाओ, तुम हमारे नहीं हो। सारा दिन सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं कि मुसलमानों की जगह नहीं है हिंदुस्तान में, है ना। यही कहते हैं ना लोग, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम फलाने चले जाओ, तुम यहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ, यही बोलते हैं। और कुछ नहीं तो हमने कितने घटिया स्तर की बहसबाजी या घटिया स्तर की पोस्ट देखी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तक में घटियापन होता है मुसलमानों को लेके, चाहे वो उल्लू का पट्टा सुधीर चौधरी हो, चाहे वो बेवकूफ दीपक चौरसिया जैसे घटिया लोग हों।
और सोशल मीडिया की तो बात ही जाने दीजिए, कितनी गंद मुसलमानों के खिलाफ फैलाते हैं संगी। पर क्या आप जानते हैं मुसलमान दोस्तों, और खास करके ये अब वो एमआरएम वालों के लिए जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में हैं, जरा कभी झुक के अपने आप से पूछना कि तुम कौन हो। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्र अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ऑफ आरएसएस का नाम है इंद्रेश कुमार। आई मीन आरएसएस के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो आरएसएस के अंदर डायरेक्टली हो चाहे बीजेपी के अंदर हो, उनकी दो कौड़ी की औकात बना देते हो जब तुम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के भी प्रेसिडेंट, चीफ या मेन जो कहा जाएगा हेड, वो एक हिंदू रखते हो जिसका नाम है इंद्रेश कुमार। और कहने का मतलब यह है कि तुम आरएसएस वाले तो मुसलमानों को अपने घर में भी दबा रहे हो, लेकिन वो गधे के बच्चे कौन है जो जाके दब रहे हैं? आई मीन कोई ईमान नहीं है उन लोगों का। माफ कीजिएगा, गाली निकलते निकलते रुक गई। क्या कोई ईमान नहीं है कि तुम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में एक मुसलमान चीफ नहीं बना सकते? इंद्रेश कुमार को बनाते हो, शाबाश। खैर, तो शाहीन बाग को लेकर के अब ये जो नई राजनीति शुरू करी है, इसके अंदर आम आदमी पार्टी का भी एक रोल है। और आम आदमी का पार्टी का रोल ये है कि आपको याद होगा कि 2015 के इलेक्शन में नीतीश कुमार को मिलने गए थे केजरीवाल, और ये अब दोबारा वही खेल शुरू होगा कि नीतीश कुमार को किसी तरीके से अब तो ये टारगेट करके निकाल देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी ये अपनी टीम्स के थ्रू मुसलमानों को जिस तरीके से कवर करके यहां पे गिल्ली डंडा खिलाने की बात करेंगे, मुझे शक है कि कहीं फरवरी 2020 अब इसी साल दोबारा रिपीट ना हो कहीं और, क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है कि कैसे मध्य प्रदेश की 22 सीटें जीतनी है और कैसे चुनाव जीतना है बिहार का। जैसा मैंने आपको बताया, चीन फेल, पाकिस्तान फेल, इकॉनमी फेल, कोरोना फेल, नौकरी फेल, किसान फेल, पैसा फेल, खुद की कमाई फेल गवर्नमेंट की, आरबीआई तक से पैसे लोन ले रहा है, विदेशों से पैसा लिया है, सब कुछ फेल, और अंत में राम भी फेल। हर चीज इनकी फेल हो चुकी है। लौट के बुद्धू नरेंद्र मोदी शाहीन बाग आए, बिहार और मध्य प्रदेश। अगर तुमने अब भी अगर नालायकों को वोट दिया तो तुम्हारी आईक्यू पे सवाल उठा जाएगा, तुम्हारी सोच पे सवाल उठ जाएगा। हां, मैं मना करता हूं, काले कुत्ते को वोट दे देना पर मोदी के नाम पे वोट मत देना। सही सुना, काले कुत्ते को वोट दे देना, मोदी के नाम पे वोट मत देना। क्यों? क्योंकि देश खत्म कर रहा है ये आदमी। अरेस्ट करोगे? औकात नहीं है, जिसको करनी है कर लो। काले कुत्ते को वोट करना, नरेंद्र मोदी को मत करना, बिहार और मध्य प्रदेश, क्योंकि हर हाल में ये हिंदू मुसलमान कराएगा। सारे हिंदू, सारे मुसलमान इस देश में सावधान हो जाएं, किसी संघी की बात नहीं सुननी है। ना ये दलितों के हैं, ना एससी के, ना एसटी के, ना मुसलमान के, ना ओबीसी के, ना क्रिश्चियन के, तो हैं किसके ये? साला आपस में तुमको लड़ा देते हैं और तुम चक्कर गिन्नी खा के बेवकूफों की तरह लड़ भी जाते हो। अब के कोई संगी आए लड़ाने के लिए, उल्टा टांग देना पंखे से, गोल गोल घुमाना ससुरे को। ध्यान रहे, इस देश को और बर्बाद होने से रोकने का जिम्मा, बीड़ा, मेहनत खुद आपने करनी है। देश खत्म करने के लिए नहीं है, देश खत्म करने की कोशिश करने वालों को खत्म करने की जरूरत है। आज प्रशांत कन्नौजिया को अरेस्ट किया, कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी? क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? क्या गलत बोला था उसने? प्रशांत कन्नौजिया ने क्या गलत बोला था? कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी अपने अपने पुलिस थाने में जाके? क्यों नहीं दी?
मंगल पांडे की औलादो जगो। कब तक घर में दुबक के बैठे रहोगे, बीवी के पल्लू में या मां के साए में? बाहर निकलो और खत्म कर दो इन नालायकों को राजनीति से। किसी 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 के भी बहकावे में नहीं आना है। जय हिंद। प्रशांत कन्नौजिया ने क्या गलत बोला था? कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी अपने अपने पुलिस थाने में जाके? क्यों नहीं दी? मंगल पांडे की औलादो जगो। कब तक घर में